नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज KVE 301, KVE 401 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट 6 को लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज और लगातार कमेंट्स हमें मिल रहे थे कि ह्यूमन वैल्यू के कंटेंट में और वीडियोस की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने उस पर काम किया है और आपके लिए ये वीडियो का सेट 6 लेकर आए हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट 6 में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और मैं एश्योर करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि आगे भी हम ह्यूमन वैल्यू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट को आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियोस को। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल कंसिस्ट ऑफ। मानव का जो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल है, अगर देखें तो पूरी तरह से जो मानवीय उद्देश्य है, मानव का जो उद्देश्य है जीवन का संपूर्ण रूप में, वो क्या है? समाधान, समृद्धि, सह अस्तित्व, ये सभी। तो अगर ध्यान से देखें तो व्यक्ति को समाधान भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए और सह अस्तित्व भी चाहिए। जब हम समाधान की बात करते हैं तो यहाँ सही समझ के आधार पर जीने की बात है। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड हम कह रहे हैं, और सहअस्तित्व की जब बात कर रहे हैं तो ये कोएग्जिस्टेंस है। तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के तौर पर अगर हम देखें तो 4 उद्देश्यों को हम लोग देखते हैं। व्यक्ति के स्तर पर जीते हुए जो उद्देश्य है मानव का, वो है सही समझ के साथ जीना और सही भाव के साथ जीना, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। परिवार के स्तर पर जीते हुए हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए, समृद्धि। समाज के स्तर पर जीते हुए हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो फियरलेसनेस होना चाहिए, यानी अभय की स्थिति। और चौथी चीज जो है, परिवार के अतिरिक्त, समाज के अतिरिक्त, व्यक्ति के अतिरिक्त जो चौथी स्थिति है कि अगर हम प्रकृति और अस्तित्व के स्तर पर जी रहे हैं तो वहां पर हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सह अस्तित्व। तो ये 4 चीजें हमें देखनी है। तो अगर यहाँ पर जो प्रश्न है उसको देखें तो समाधान भी आवश्यक है, समृद्धि भी आवश्यक है और सह अस्तित्व भी आवश्यक है। अगला प्रश्न उठाते हैं, होलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम्स आर इको फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। होलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम अगर हम देखें तो होलिस्टिक प्रोडक्शन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति के लिए भी महत्वपूर्ण हो, समाज के लिए भी महत्वपूर्ण हो, लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो। तो ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के आंसर के रूप में हमें इको फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली दोनों दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो बोथ ए एंड बी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनी बिलीव इन टर्म्स ऑफ थॉट सिस्टम। किसी भी प्रकार का ऐसा विश्वास जो हमारे विचार से जुड़ा हो, that we have, जिसे हम रखते हैं, that we have adopted, या जिसे हमने अपनाया है, उसे हम क्या कहते हैं? तो किसी भी प्रकार का विचार पर आधारित विश्वास जो हमने अपनाया है या जो हम रखते हैं उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? इज़म यानी वाद की श्रेणी में, एथिक्स यानी आचार की श्रेणी में, वैल्यूज मूल्य की श्रेणी में, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम अपने विचार के स्तर पर किसी भी बात को में विश्वास करते हैं या किसी भी विचार में विश्वास करते हैं तो वहां पर हम वाद को जन्म देते हैं। तो ये इज़म जो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही राइट आंसर के रूप में हम इसे चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुख डिपेंड्स ऑन। सुख का जो विचार है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, अवर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, दूसरा फिजिकल फैसिलिटी, तीसरा लेवल ऑफ सुविधा, और चौथा नन ऑफ द अबव। अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले ह्यूमन वैल्यू में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो वहीं से ये बात आती है कि मानव का सुख सही समझ और सही विचार से है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, अवर थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है। फिजिकल फैसिलिटी से सुख क्षणिक प्राप्त होता है, और सुविधा की मात्रा अगर घट या बढ़ जाए तो सुविधा की मात्रा घटने या बढ़ने से केवल संतुष्टि के स्तर में परिवर्तन आता है, सुख में परिवर्तन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि हमारे विचार और समझ से ही सुख की अनुभूति हमें होती है। अगला प्रश्न, द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी टू हेल्प एंड प्रिजर्व इट्स यूटिलिटी इज कॉल्ड।
किसी भी मानव के स्तर पर अगर हम फिजिकल फैसिलिटी को देखें और हम फिजिकल फैसिलिटी को बनाने में, उसको सुरक्षित करने में अपना योगदान करें, तो उस स्थिति को हम किस मूल्य के नाम से जानते हैं? यूटिलिटी वैल्यू यानी उपयोगिता मूल्य, आर्टिस्टिक वैल्यू कला मूल्य, हार्मनी साम्य, ह्यूमन वैल्यू मानवीय मूल्य। तो अगर ध्यान से देखें तो जितने भी संसाधन या चीजें हैं उनको बनाए रखने, उनको प्रिजर्व करने के लिए फिजिकल फैसिलिटी के स्तर पर मानव को आर्टिस्टिक वैल्यू को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो अगर हम आर्टिस्टिक वैल्यू को इस ऑप्शन में देखें तो ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज परस्पर पूरकता मीन? परस्पर पूरकता किसे कहते हैं? फुलफिलमेंट ऑफ कनेक्टेडनेस, फुलफिलमेंट ओनली, म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअली फुलफिलिंग। तो जब भी हम परस्पर पूरकता की बात करते हैं, हम बात करते हैं दो या दो से अधिक इकाइयों के मध्य ऐसे भाव या ऐसे विचार या ऐसे रिलेशन की जिसमें दोनों एक दूसरे की आवश्यकता को समझते हों और उसकी पूर्ति करते हों। तो परस्पर पूरकता जो है म्यूचुअली फुलफिलिंग, ये राइट आंसर है, इंग्लिश वर्जन है उसका। नेचर हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, नेचर की अपनी कैपेबिलिटी है सेल्फ रेगुलेशन की, स्व नियंत्रण की, और नेचर की सेल्फ रेगुलेशन की या स्वयं को नियंत्रित करने का जो गुण है, उसके अलावा और कौन सा गुण है? मेंटेनेंस, रिसाइक्लेबिलिटी, एब्जॉर्बिलिटी और नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है रिसाइक्लेबिलिटी। नेचर में जितनी चीजें हैं वो सेल्फ रेगुलेशन में काम करती हैं और साथ ही साथ रिसाइक्लेबिलिटी के बेसिस पे चलती हैं। अगला प्रश्न उठाते हैं, ऑल यूनिट अराउंड अस आर एक्टिव ऑल द टाइम, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? क्या ये कथन सत्य है कि हमारे आसपास जितनी इकाइयां हैं वे सभी इकाइयां सक्रिय हैं, एक्टिव हैं? तो ऑप्शन के रूप में देखें, यस, नो, कांट से, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारे चारों तरफ जितनी भी इकाइयां हमें दिखती हैं सभी इकाइयां शून्य में ऊर्जित हैं। और जब हम इस प्रकार से कहते हैं कि सभी इकाइयां शून्य में ऊर्जित हैं तो इसका अर्थ हुआ कि जितनी भी चीजें हमें आसपास दिखती हैं वो सब एक्टिव हैं हमेशा। तो इसका राइट आंसर के रूप में जो ऑप्शन है वो है यस, इट इज ट्रू, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें, ह्यूमन ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज, ह्यूमन ऑर्डर को यानी मानव अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? तो परस्परता के नाम से, प्राण अवस्था के नाम से, जीव अवस्था के नाम से और ज्ञान अवस्था के नाम से। तो जितनी प्रकृति में 4 अवस्थाओं की हम लोग बात करते हैं, पदार्थ अवस्था पहली अवस्था है जिसे फिजिकल ऑर्डर कहते हैं या मटेरियल ऑर्डर कहते हैं। दूसरी अवस्था के रूप में अगर हम देखें तो दूसरी अवस्था है प्राणावस्था यानी प्लांट ऑर्डर। तीसरी अवस्था जो है वो जीव अवस्था है यानी एनिमल ऑर्डर, और चौथी जो अवस्था है वो मानव अवस्था है। मानव अवस्था को हम ज्ञान अवस्था कहते हैं क्योंकि इन चारों अवस्थाओं में मानव ही है जिसके पास ज्ञान है। तो ह्यूमन ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज ज्ञान अवस्था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, जीव अवस्था हैज विच टाइप ऑफ अनुषंगिता? जीव जो अवस्था है जिसे हम एनिमल ऑर्डर कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एनिमल ऑर्डर की अनुषंगिता, एनिमल ऑर्डर जो है उसमें कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है? तो अगर ध्यान से देखें तो एनिमल ऑर्डर में वंश अनुषंगिता पाई जाती है, परिणाम अनुषंगिता, बीज अनुषंगिता और संस्कार अनुषंगिता। अनुषंगिता जो वर्ड है इसको अगर देखें तो इसका अर्थ है कि कौन सी चीज पर आधारित है। तो अगर ध्यान से देखें तो जीव अवस्था यानी जितने भी जीव जंतु जानवर हैं वो वंश अनुषंगिता पर आधारित हैं, यानी जीव जंतु जानवर अपने वंश के अनुरूप ही दिनचर्या में आते हैं या अपने वंश के अनुरूप ही कार्य करते हैं। तो उनके अगर हम किसी जीव को देखें, अगर हम किसी जानवर को देखें, किसी जंतु को देखें, तो वो हमेशा अपनी प्रजाति के अनुरूप ही कार्य, व्यवहार और विचार को प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से देखें, अनुषंगिता का अर्थ जो हुआ वो हुआ कि कौन सी चीज ऐसी है जो अपने इनहेरेंट क्वालिटीज को प्रेजेंट कर रही है। तो जीव अनुषंगिता की बात जब हम करते हैं तो वो वंश पर आधारित होती है। जब हम
प्लांट ऑर्डर की बात करते हैं, यानी प्राण अवस्था की बात करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो बीज अनुषंगिता पर आधारित है, यानी जैसे बीज वैसे फल, ठीक। और संस्कार अनुषंगिता, शिक्षा संस्कार अनुषंगिता की बात हम लोग मानव के लिए करते हैं, क्योंकि मानव जन्म के आधार पर नहीं बल्कि मानव अपने शिक्षा और संस्कार के आधार पर निर्मित होता है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रुएलिटी इज अ पार्ट ऑफ एनिमल ऑर्डर बट नाउअडेज ह्यूमंस आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्टिविटी। अगर हम देखें क्रुएलिटी को, तो क्रुएलिटी यानी निर्दयता एक तरह से जीव अवस्था का पार्ट है, एक तरह से जीव अवस्था का अंग है। लेकिन आज हम मानव को देखें तो मानव भी इस प्रकार की एक्टिविटी में, क्रुएलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। तो ये स्टेटमेंट किस प्रकार का है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्ट, कैनॉट से, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आज के समय में देखें तो निर्दयता का जो भाव है वो मानव में भी दिखाई देता है, इसलिए ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैल्यूज कैनॉट बी इन्फ्यूज्ड थ्रू। निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा वैल्यूज को हम दूसरों में डाल सकते हैं? फियर, ग्रीड, बिलीफ, ऑल ऑफ द अबव। अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में फिर से रिपीट करूं, वैल्यूज कैनॉट बी इन्फ्यूज्ड थ्रू, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा वैल्यूज को इन्फ्यूज दूसरों में नहीं डाला जा सकता है? कैनॉट बी इन्फ्यूज्ड, ठीक। निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा मानव में वैल्यूज को, मूल्यों को विकसित किया जा सकता है, डाला जा सकता है? तो क्या डर के द्वारा लोगों को डराकर उनसे मूल्यों का पालन कराया जा सकता है, लोगों को लालच देकर के मूल्यों का पालन कराया जा सकता है, या लोगों में किसी चीज के प्रति विश्वास पैदा करके मूल्यों का पालन कराया जाता है, या मूल्य विकसित किए जा सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में अगर देखें तो इनमें से कोई भी आंसर है, सॉरी इनमें से कोई भी, यानी ऑल ऑफ द एबव, ये सभी इसका आंसर होगा। वैल्यूज कैन नॉट बी इन्फ्यूज्ड थ्रू, किसी भी व्यक्ति में मूल्य डरा कर, लालच दिखाकर या किसी प्रकार के विश्वास को पैदा करके नहीं डाले जा सकते। तो अगर ध्यान से देखें तो वैल्यूज कैन नॉट बी इन्फ्यूज्ड थ्रू ऑल ऑफ द एबव। सीक्वेंस ऑफ ऑल फोर ऑर्डर्स, निम्नलिखित को अगर हम एक क्रम में सजाएं तो उस क्रम में 4 ऑर्डर्स का क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम प्रकृति में उपस्थित चारों अवस्थाओं की बात करें, 4 ऑर्डर्स की बात करें, तो सबसे पहले जो ऑर्डर आता है उसे हम लोग मटेरियल ऑर्डर या फिजिकल ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद प्लांट ऑर्डर आता है, उसके बाद एनिमल ऑर्डर आता है, और उसके बाद ह्यूमन ऑर्डर आता है। तो इस तरह से देखें तो चारों ऑर्डर का जो क्रम है वो ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, डज राइट अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एथिकल ह्यूमन कंडक्ट? क्या राइट अंडरस्टैंडिंग एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के लिए एक आधार प्रदान करता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति अगर सही समझ से काम करता है तो सही समझ से काम करने के कारण वो एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर चल पाएगा या एथिकल ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर काम कर पाएगा। तो सही समझ व्यक्ति को एथिकल ह्यूमन कंडक्ट से जीने की योग्यता देती है। ये आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंप्रिहेंसिव ह्यूमन गोल एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल इज, मानव के स्तर पर अगर देखें तो कौन सा उद्देश्य लेकर चलना चाहिए? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी सेशन में आपको 4 गोल्स के बारे में बताए। तो अगर ध्यान से देखें तो पहला जो ऑप्शन है प्रॉस्परस, दूसरा ऑप्शन है फियरलेसनेस, तीसरा ऑप्शन है कोएग्जिस्टेंस, और चौथा ऑप्शन है लिविंग इन हार्मनी विथ राइट अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने आपको बताया कि मानव के स्तर पर जीते हुए जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए वो सही समझ और सही भाव के साथ जीना। तो ये जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, लिविंग इन हार्मनी विथ राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ के साथ हार्मनी में जीना। ये सही आंसर है, क्योंकि मानव के स्तर पर जीते हुए हमें इसी उद्देश्य का पालन करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी गिव्स अस द बेसिस एंड फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। अगर हम हार्मनी को समझने की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो हार्मनी को समझ रहा है वो व्यक्ति किस स्तर पर जाता है?
फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के स्तर पर और किस चीज पर जाता है? तो इसका राइट आंसर है ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हार्मनी को समझ करके हार्मनी में जीता है तो हार्मनी को समझ करके हार्मनी में जीने पर वो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के स्तर पर चलेगा और ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को यानी मानवीय जो विधान है उस मानवीय विधान के अनुरूप वो जी पाएगा। तो सही समझ के साथ चलने से मानवीय शिक्षा और मानवीय विधान के आधार पर अपने आप को चलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इन रिलेशनशिप कैन बी एनमरेटेड एज। अगर ध्यान से देखें तो जितने भी वैल्यूज हैं रिलेशनशिप में उनकी संख्या कितनी है। यह प्रश्न है कि रिलेशनशिप में हम जो मूल्यों की बात करते हैं, रिलेशनशिप के अंदर हम जिन भावों की बात करते हैं वो भाव कितने हैं, संख्या में कितने हैं। तो 9, 30, 18, 24। तो इसका राइट आंसर है कि हम रिलेशनशिप में 9 प्रकार के भावों को देखते हैं। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, गाइडेंस, ग्लोरी, लव, ये सारी चीजें 9 प्रकार के भावों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न, द ओनली इफेक्टिव वे टू इंश्योर प्रोफेशनल एथिक्स इज बाय डेवलपिंग। केवल एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम प्रोफेशनल एथिक्स को डेवलप कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है? क्या वो तरीका ज्ञान के स्तर पर है, एथिकल कंडक्ट, क्या उचित आचरण पर आधारित है, एथिकल कॉम्पिटेंस, क्या एथिकल कॉम्पिटेंस यानी उचित योग्यता पर आधारित है, आचार आधारित योग्यता पर आधारित है, या फिर प्रोफेशनल एक्टिविटीज पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है कि जब भी हम प्रोफेशनल एथिक्स को इंश्योर करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल एथिक्स को इंश्योर करने के लिए हमें लोगों में एथिकल कॉम्पिटेंस डेवलप करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन वी अज्यूम समथिंग अबाउट ऑन द प्रिवेलिंग नोशन इट इज कॉल्ड। अगर हम कभी भी किसी भी चीज को मानते हैं, किसी भी चीज किसी विचार को मान लेते हैं, तो वो माना हुआ विचार क्या कहलाएगा? पोस्ट कंडीशनिंग, प्री कंडीशनिंग, एजम्पशन, थॉट्स। तो अगर ध्यान से देखें तो किसी भी चीज के बारे में हमने पहले से कोई राय बना के रखी है और उस राय के अनुसार हम चल रहे हैं, तो वो प्री कंडीशनिंग कहलाती है। पोस्ट कंडीशनिंग की जो सिचुएशन है वो किसी कार्य या किसी स्थिति के बाद आती है। एजम्पशन की जो स्थिति है वो किसी कार्य के मध्य आती है, और विचार तो सदैव चलते रहते हैं, चाहे वो प्री कंडीशनिंग हो, पोस्ट कंडीशनिंग हो या एजम्पशन हो। तो राइट आंसर के रूप में ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इफ अ पर्सन has abilities to rightly utilize the resource but lacks in resources, providing him resources called। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सही तरीके से संसाधनों के प्रयोग की योग्यता रखता है लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी है, वो संसाधनों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी दशा में उसे क्या देना उचित है? काइंडनेस, बेनिफिशेंस, जेनरसिटी, कंपैशन। तो राइट आंसर के रूप में देखें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके प्रति हमें काइंडनेस का भाव रखना चाहिए और उसके प्रति उस भाव के साथ जीना चाहिए। इसी के साथ हम इस क्वेश्चन सेट को यहीं समाप्त करते हैं। ह्यूमन वैल्यू के और सारे क्वेश्चंस को लेकर के हम अगली सीरीज में, जो कि क्वेश्चन सीरीज सेट 7 होगी, उसके साथ हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले मेरा रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आपके और लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, और आपके एडवाइजेस या सजेशंस अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।